नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पहले की जो चीज़ें कराई हुई हैं मैंने उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, और उसकी पीडीएफ फाइल और उसकी जो वीडियो है आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जाकर देख सकते हैं। और हमने कुछ अदर टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स जो हैं हमने उसके बारे में जाना था। वो कौन कौन सी थी? वो थी ये परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिव। इनको जो है हमने अच्छे से समझा है। और ठीक आगे चल के हमने कुछ फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में भी हमने जाना था। कौन कौन सी थी? ये अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। ठीक, इन चारों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ये जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ और दूसरी होती हैं डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कैसी होती हैं? उनमें जो है टीचर सेंटर्ड, ये जो है ये कैसी होती है? टीचर सेंटर्ड होती हैं। इनमें जो है टीचर को सेंटर में रखे जो है ये स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं। ठीक, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अध्यापक इसमें जो है एक आधार बनता है। ठीक, और हम बात करें यहाँ पर डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की, तो उसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज में बच्चे की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और उसको सेंटर में रखकर ही जो टीचिंग की प्रोसेस है उसको पूरा किया जाता है। ठीक, तो चलिए इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये है क्या, इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं ये क्या है। ये पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम बात कर रहे थे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। क्या? टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक सेकेंड ये है टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन द व्यू। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है जो टीचिंग के गोल्स सेट किए गए हैं, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो टीचिंग के उद्देश्य और जो टीचिंग के लक्ष्य हैं, मतलब शिक्षण के जो गोल्स हैं और शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जाता है। मानकर चलिए कोई टॉपिक एक टीचर पढ़ाता है, तो उस टॉपिक के माध्यम से बच्चों को वो क्या समझाना चाहता है, किस चीज़ के बारे में ज्ञान देने जा रहा है, वो अगर उस ज्ञान को सही वे में उन बच्चों तक पहुंचा पा रहा है या फिर उनको अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहा है, या फिर उस चीज़ों को बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये क्या है, बच्चे का मतलब टीचर का जो है इससे क्या है, एक तरीके से गोल पूरा हो गया कि बच्चे उस चीज़ को समझ गए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो कहाँ पर वो टीचिंग जो स्ट्रेटजी होगी वो फेल हो जाएगी। ठीक, तो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ की जाती हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को अचीव करने के लिए। और जो टीचर का गोल क्या होता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, तो यही है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का गोल और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, बात करते हैं आगे। आगे क्या कहा है? द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड द टीचर्स एटीट्यूड टीचिंग स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हमने आपको पहले बताया कि जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को देखते हुए और टीचर के एटीट्यूड को देखते हुए टीचिंग स्ट्रेटजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को देखते हुए और टीचर के एटीट्यूड मतलब कि उसके नज़रिए उसके दृष्टिकोण को देखते हुए दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ऑटोक्रेटिक, एक सेकेंड, वो होते हैं ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। दो भागों में ये बांटी गई हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होती हैं जो टीचर सेंटर्ड होती हैं, जिनमें जो है टीचर को एक मेन पार्ट माना जाता है टीचिंग स्ट्रेटजीज का, मतलब एजुकेशन का जो मेन पार्ट होता है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज में वो होता है कौन? टीचर होता है। बट यहाँ पर बात करें हम डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज की, तो उनमें जो है बच्चा मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को, बच्चे के उद्देश्यों को, बच्चे को एक्टिव करके उसके
ज्ञान को एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सिखाने पर जोर दिया जाता है, और उसको ही मेन माना जाता है कि यहाँ पर जो है बच्चा मेन होगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। बट ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी में क्या होता है, टीचर को मेन माना जाता है, उसके सेंटर में रख करके जितना ज्ञान टीचर को है वो बच्चों को प्रोवाइड कराएगा, ठीक, मतलब अपने बेस पर वो ज्ञान को प्रोवाइड करेगा। बट डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको सक्रिय रूप से सक्रिय मतलब उसको एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग मतलब एक्टिव कर करके बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता है, किसमें, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी में, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं इनको जो है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी, इनमें कुछ अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की है। आज जो है हम इस वीडियो में हम ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सी शामिल हैं, जिसमें टीचिंग मेथड है। एक तो है लेक्चर टीचिंग मेथड, ठीक, दूसरा है ट्यूटोरियल मेथड, और उसके बाद है कौन सा, एक सेकेंड, दूसरा कौन सा है, मतलब तीसरा कौन सा है, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में तीन मेथड को शामिल किया गया है, एक है लेक्चर मेथड, दूसरा है डेमोक्रेटिक मेथड, और है तीसरा कौन सा है, तीसरा है ट्यूटोरियल मेथड, ठीक। इनको हम जान लेते हैं, ये ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में आते हैं, ठीक। तो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी कौन सी, जिसमें टीचर सेंटर्ड में है, मतलब टीचर मेन पार्ट है एजुकेशन का, शिक्षा देने का, ठीक। तो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, एक सेकेंड, autocratic strategies are traditional teaching strategies and are also called convergent approach, ठीक। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है टीचर सेंटर्ड होती हैं, मतलब ये जो है एक तरीके से ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, मतलब जो पारंपरिक शिक्षण रणनीतियां हैं जो पुराने समय से ही चली आ रही हैं। क्या, जो स्ट्रेटेजीज, जो रणनीतियां टीचिंग की पुराने समय से चली आ रही हैं, उन्हें क्या कहा गया है, इन्हें ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज कहा गया है। और ये जो है ये किस पर फोकस करती हैं, एक तरीके की कन्वर्जेंट अप्रोच है। क्या है ये, कन्वर्जेंट है, मतलब एक ही दिशा में चलती रहती हैं, ठीक। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो यहाँ पर किया जाता है। बट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ वहाँ पर बदला जाता है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में। बट यहाँ पर जो है जिस तरीके से पहले से ही चली आ रही हैं, मतलब एक ही दिशा में वर्क यहाँ पर होता है, ठीक। तो इसीलिए इनको कंटेंट सेंटर्ड, मतलब जो जितना कंटेंट में लिखा है उतना ही बच्चे को समझाया यहाँ पर जाता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ये टीचर सेंटर्ड भी है और एक क्या है, टीचर सेंटर्ड भी है और कंटेंट सेंटर्ड भी है, ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में एक है लेक्चर मेथड, कौन सा है, एक है यहाँ पर लेक्चर मेथड, ठीक, जिसे हम हिंदी में व्याख्यान विधि भी कहेंगे। और दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड कौन सा है, एक सेकेंड, दूसरा मेथड है हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रदर्शन विधि कहेंगे, ठीक। और आगे हम बात करें जो अगला मेथड है हमारा, अगला मेथड है ट्यूटोरियल मेथड। कौन सा है, ट्यूटोरियल मेथड, मतलब जिसे हम अनुशिक्षक विधि भी कहेंगे हिंदी में, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले मेथड के बारे में, लेक्चर मेथड के, ठीक। लेक्चर मेथड, द लेक्चर मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग विद ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जो लेक्चर मेथड है इसका यूज़ कब किया जाता है, इसका जो यूज़ है वो तब किया जाता है जब काफ़ी सारी मात्रा में स्टूडेंट को कुछ एक्सप्लेन करना हो या फिर किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस देने हो, कोई अनुदेश देने हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेक्चर मेथड है वो तब यूज़ किया जाएगा जब भारी मात्रा में स्टूडेंट्स को कोई किसी चीज़ के बारे में बताना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर किसी चीज़ को लेकर के एक्सप्लेनेशन देनी हो, किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस देने हो, तो वहाँ पर क्या होगा, लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर व्याख्यान विधि को यूज़ किया जाएगा, ठीक। क्या है, ये पहला पॉइंट पूरा हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसका चॉक एंड टॉक मेथड। ये क्या है, लेक्चर मेथड जो है एक चॉक एंड टॉक मेथड भी इसे कहते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड कैसे है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है और जो किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब एक बहुत बड़े शिक्षार्थियों के समूह को। तो इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, वो उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करता रहता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, जो आपने सेमिनार्स वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या है, केवल एक ही जो बंदा है वो ही
एक्टिव रहता है। बट जो बाकी के जो लोग होते हैं जो उसे सुनते हैं, केवल एक तरीके से पैसिव लर्नर होते हैं वो, मतलब उनका कोई वहाँ पर काम नहीं होता है। बस जो मेन रोल होता है वो केवल उसी व्यक्ति का होता है जो एक एज ए टीचर वर्क कर रहा है या फिर एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया चॉक एंड टॉक मेथड भी। एंड बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगले पॉइंट में कहा गया है इसे, इट इज़ टीचर सेंटर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ कन्वर्जेंट अप्रोच। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर सेंटर्ड है, मतलब एक ही व्यक्ति यहाँ पर एक्टिव होता है जो उस टॉपिक को आपको समझा रहा है, बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है या फिर जो व्यक्ति टीचिंग करा रहा है वो लेक्चर मेथड में केवल वो ही एक्टिव होगा। जो बाकी के लोग होंगे या फिर स्टूडेंट्स वगैरह होंगे या फिर बच्चे होंगे वो पैसिव लर्नर्स की तरह, पैसिव मतलब निष्क्रिय, कोई काम नहीं करते, बट निष्क्रिय मतलब जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बस बैठ करके बस केवल उस व्यक्ति को सुन रहा है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है, मतलब उसी को एक्टिव कर करके जो बाकी के लोग हैं वो पैसिव तरीके से होकर के वो उसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक, और कन्वर्जेंट अप्रोच मतलब एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, मतलब एक ही तो व्यक्ति जो है वही तो एक्टिव है। बट हम आगे की बात करेंगे जब डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चों को भी वहाँ पर काम दिया जाएगा। क्या होगा, वहाँ पर बच्चों को भी एक्टिव तरीके से सिखाया जाएगा चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पर केवल टीचर ही सेंटर में है और टीचर के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी करके यहाँ पर जो टॉपिक है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, बात कर लेते हैं इसके जो है कुछ हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और डिसएडवांटेज, मतलब इसके लाभ भी और इसके हानियों के बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, बात कर लेते हैं हम इस लेक्चर मेथड को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, लेक्चर मेथड जो है एक तरीके से इफेक्टिव होगा, एक बहुत ही प्रभावी रोल प्ले करेगा। ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लेक्चर मेथड है एक तरीके से बड़ी मात्रा में जब इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करानी हो तो लेक्चर मेथड का ही यूज़ किया जाता है। ठीक, जब ज़्यादा मात्रा में जब स्टूडेंट्स हो और उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो तो लेक्चर मेथड का ही यूज़ होगा, क्योंकि ये ही एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच पाएगी। ठीक, तो फॉर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लेक्चर लेक्चर मेथड, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है, बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में ये ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, एक तरीके से संगठित होनी चाहिए। अगर मानकर चलिए अगर लेक्चर मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं तो सपोज़ कीजिए कि आप टीचर हैं और बाकी के जो बच्चे हैं मतलब जिनको आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फिर टीचिंग करा रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे होने चाहिए, एक तरीके से प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, वहाँ पर कोई बात ना करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि टीचर को समझा रहा है बट बच्चों का कोई ध्यान ही नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट हो, बच्चे जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि वो बच्चे आपकी बात को ध्यान लगा करके सुने और इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाए ताकि बच्चे बोर ना हो। ठीक, बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक, अलाउ फॉर पीरियडिक ब्रेक्स, क्या अलाउ फॉर पीरियडिक ब्रेक्स मतलब यहाँ पर जो है समय समय पर एक छोटे छोटे पीरियड के लिए एक ब्रेक भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4-5 घंटे से लगातार ही लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चे जो है बोर जो है फील करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपने लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बनाना है तो हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ब्रेक्स भी देने होंगे जिससे बच्चा अपने आप को आगे की चीज़ों के लिए तैयार कर ले। ठीक, तैयार करने का मतलब कि अपने आज जो मानकर चलिए अगर उसे छोटा सा ब्रेक दे दिया जाएगा बीच में तो उसके लिए मतलब उसके प्रति जो है, मतलब जो अगले टॉपिक के प्रति जो है बच्चा जो है अपने लिए एनर्जी कलेक्ट कर पाएगा और उसको आगे की चीज़ों को वो समझ भी पाएगा अच्छे से। बट अगर आप लगातार ही उसे लेक्चर दिए जा रहे हैं, जैसे 4-5 घंटे से लगातार ही लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो उसका जो है गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा और आपकी बातों में वो रुचि नहीं लेगा। ठीक, यूज़ विजुअल्स
तीसरा पॉइंट क्या है, यूज़ विजुअल्स, मतलब आपको जो है ऐसी सामग्री का यूज़ करना है जिससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो आपकी बातों में सुनने में होने लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल लिखे जा रहे हैं या फिर बोले ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी ऑडियो विजुअल्स सामग्री का यूज़ करना है जिससे आपका जो टॉपिक है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिसे आप प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और एक इंटरेस्टेड हो, मतलब इंटरेस्टेड बन जाएगी अगर आप वहाँ पर ऑडियो और विजुअल सामग्री का यूज़ करेंगे। ठीक, ऑडियो और विजुअल मटेरियल का आप अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट जागृत होगा आपकी चीज़ को समझने के लिए। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चरार बनाएंगी। ठीक, बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट की। आगे का पॉइंट क्या है, अलाउ फॉर क्वेश्चंस। क्या, अलाउ फॉर क्वेश्चंस, चौथा पॉइंट है यहाँ पर अलाउ फॉर क्वेश्चंस। अगर हम लेक्चर मेथड में अगर एक बीच में कुछ ऐसा समय रख दें कि अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मान कर चलिए आप टीचर हैं और आप लेक्चरार हैं, मतलब आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं किसी सेमिनार में या फिर किसी क्लासरूम में, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको अपने लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बनाना है तो वहाँ पर आप जो है क्वेश्चंस को अलाउ कर सकते हैं कि आप बच्चे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चों के डाउट्स वगैरह होंगे वो वहाँ पर बीच में ही क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पर, तो क्या होगा, ये उससे जो है बच्चे के जो डाउट्स रह जाएंगे आपके ऊपर, जो आपके द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस पर, वो वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएंगे और जो आगे की चीज़ों को समझने के लिए बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, मतलब रुचि उसकी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बीच में ही उसके क्वेश्चंस को आंसर्स करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक बच्चे पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो चीज़ को समझेगा भी और आगे के लिए अपने को तैयार भी करेगा कि भाई हाँ ठीक। अरेंज द सीटिंग्स, मतलब अरेंज द सीटिंग, मतलब जो सीटिंग व्यवस्था है, जो बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर बच्चों की या फिर लिसनर्स की या फिर लर्नर्स की वहाँ पर जो है अच्छी तरीके से की जाए। ठीक, जिससे कि बोर ना हो, बच्चा आराम से बैठ पाए। ठीक, बात कर लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। अगर हम मान कर चलिए एक टीचर आया, उसने लेक्चरर मेथड दिया, मतलब अपना लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो ग्रुप सीख रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे सीख रहे हैं आपकी बातों को, जो लेक्चर सुन रहे हैं या फिर लर्नर्स जो हैं, अगर आप उनको एक ऐसे स्मॉल ग्रुप्स में बांट दें और उनसे कहें कि आप इस टॉपिक पर चर्चा कीजिए जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो इससे भी क्या होगा, जो आपने लेक्चर दिया है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई है लेक्चर मेथड के माध्यम से, वो जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चों की। जो बच्चों की समझ है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपकी बच्चों की जो समझ है उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही गहन हो जाएगी, एक तरीके से डीप जो समझ है उसकी बच्चों की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो चलिए आगे के पॉइंट क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। हम इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब लाभ हैं इसके, जो लेक्चर मेथड है इसके कुछ लाभ के बारे में जान लेते हैं और इसके इसके कुछ हानियाँ क्या हैं उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। द यूज़फुल फॉर लार्ज ग्रुप्स, मैंने आपको बताया है पहला पॉइंट क्या है, यूज़फुल फॉर लार्ज ग्रुप, मतलब बड़ी संख्या में आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, लेक्चर के माध्यम से तो आप अगर लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं तो आप बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को बिठाएंगे वहाँ पर। ठीक, लेक्चर देंगे तो क्या होगा, कम समय में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं और एक ही साथ प्रोवाइड करा पाएंगे लेक्चर मेथड के माध्यम से। तो इसका एक एडवांटेज तो ये होगा कि लार्ज ग्रुप के लिए, अगर एक लार्ज ग्रुप के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी ही और कम समय में और कम रिसोर्सेज में अगर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में देनी है, तो ये लेक्चर मेथड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफाइंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज हेट्रोजीनस ग्रुप इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग समूह हेट्रोजीनस ग्रुप्स में भी आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेक्चर मेथड के माध्यम से आप प्रोवाइड करा सकते हैं और ये एक बहुत ही इफेक्टिव साधन होगा आपके लिए, बहुत ही प्रभावी साधन होगा। कौन सा, लेक्चर मेथड। ठीक, और अब आप अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई भी वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। द फैक्चुअल मटेरियल आर रिप्रेजेंटेड इन अ डायरेक्ट एंड लॉजिकल मैनर। आप जो है कुछ मटेरियल का भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। भाई मानकर चलिए कि आप किसी चीज़ के बारे में वहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो कुछ मटेरियल है आप उसको भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े, उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि
आप माइंड के बारे में कुछ लेक्चर दे रहे हैं, तो आप क्या है एक ब्रेन टाइप का नहीं बना होता, नहीं छोड़िए, उस दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ग्लोब के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है एक ग्लोब जो होती है वहाँ पर बनी हुई, अगर आप उनको दिखा करके समझाएंगे उस टॉपिक के बारे में, ग्लोब के बारे में, तो क्या होगा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उससे बहुत ही जागरूक होगा, और इस चीज़ों को आप जो है मतलब इन चीज़ों को बच्चे जो हैं अपने घर पर भी कर करके देखेंगे, तो क्या होगा, इससे बच्चे की जो एक्टिव लर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो फैक्चुअल है, और जो लॉजिकल मैनर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो मटेरियल है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे। द लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो भी मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। मोर यूजफुल फॉर कवरिंग एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स, मतलब ये जो मेथड है, लेक्चर मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये ज़्यादा लाभकारी है कवर करने के लिए किनको, एसेंशियल कॉन्सेप्ट को, आवश्यक जो कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई मान के चलिए कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि एक साथ ही प्रोवाइड कराना है सभी बच्चों को, मान कर चलिए कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में कि एक साथ बच्चों तक देनी है, तो क्या करेंगे आप, लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेक्चर मेथड ही एक मात्र ऐसा समाधान है जिसमें आप कम समय में और ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो क्या होगा, ये कवरिंग एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स, मतलब अपने सिद्धांतों और सिस्टम को एक तरीके से प्रॉपर वे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड वहाँ पर करा सकते हैं। ठीक, बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, इसकी हानि क्या क्या है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, अ पर्सन गिविंग लेक्चर शुड बी प्रोफिशिएंट इन ओरल स्किल्स, मतलब जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है या फिर जो व्यक्ति लेक्चरार है, जो लेक्चर देने का काम कर रहा है, वो कम्युनिकेशन स्किल जो है उस व्यक्ति की, जो ओरल स्किल्स है, मतलब उसकी मौखिक क्षमता जो है, जो उसकी बोलने की क्षमता है, वो एक प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब पर्याप्त होनी चाहिए। प्रोफिशिएंट मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो एक सिस्टमेटिक वे में अपनी बात को लिसनर्स तक पहुंचा पाए, बच्चों तक पहुंचा पाए। ठीक, अदरवाइज द सेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव, अगर वो जो है इस स्किल में अगर अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा, अगर वो अच्छा स्किल, अच्छा ओरल स्किल्स का मतलब अच्छा ओरल स्किल्स में माहिर नहीं है, मतलब वो मौखिक क्षमता में अगर माहिर नहीं है, तो क्या होगा, जो उसका लेक्चर है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, चीज़ें जो हैं बच्चों को वो चीज़ें सिखा नहीं पाएगा, और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक सही वे में सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक, अगर वो बोलने की क्षमता नहीं है उसमें। ठीक, तो क्या होना चाहिए, अगर आप लेक्चरर हैं या फिर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, एक बच्चे को मतलब एक टीचर को अच्छा ओरल स्किल आना चाहिए। ठीक, मतलब अच्छी मौखिक क्षमता आनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए। ठीक, बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑडियंस बिकम, एक सेकंड, ऑडियंस बिकम्स मोर पैसिव बाय लिसनिंग द लेक्चर। भाई लेक्चर मेथड का एक ये तो हानि है ही, क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही व्यक्ति है जो एक्टिव है, बट जो बाकी के जो लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, वो पैसिव लिसनर ही तो रहते हैं। भाई उनका कोई काम तो होता नहीं, बट बस वो केवल क्या करते हैं, वो उस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, बस वो केवल उस व्यक्ति को, उस टीचर को सुन ही रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो लिसनर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो पैसिव हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय, उनका कोई काम नहीं होता, वहाँ पर एक्टिव नहीं होते हैं वो। ठीक, बात करें हम अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन बिलो ग्रेड 4। ये जो मेथड है, जो लेक्चर मेथड है, ये चौथी क्लास के नीचे के बच्चों के लिए ये सही नहीं होगा। क्या, ये चौथी क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं, जो ग्रेड 4 के जो बच्चे हैं, उनसे नीचे के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये सही नहीं होगा। भाई 1 2 3 क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको तो हमारी NCF हो या फिर RTE हो या फिर अन्य कोई समिति हो या फिर आयोग हो, तो वो क्या कहते हैं कि भाई बच्चे को एक्टिव करके सिखाया जाए, बच्चे को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, इस तरीके से उसके ज्ञान को बढ़ाया जाए कि वो बच्चा करके सीखे, मतलब चीज़ों को करके सीखे। ठीक, तो ये जो है ग्रेड 4 से बच्चों के लिए, ग्रेड 4 से नीचे के बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या, लेक्चर मेथड। भाई मानकर चलिए कि कोई टीचर है, वो धड़ाधड़ लेक्चर दिए जा रहा है, बट बच्चों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। भाई 100 भाई
अगर दूसरी तीसरी क्लास में ही है तो बच्चा कितने साल का होगा भाई? जैसे 6 से 9 साल का बच्चा हो सकता है, 6 से लेकर 9, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के लिए तो राइट टू एजुकेशन ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की हुई है। तो कितना होगा? 8 या 9 साल का होगा। तो उसमें क्या लेक्चर को एक तरीके से अपने में ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी ना होगी। तो क्या है, ये चौथी क्लास से नीचे के बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है? इस्टेब्लिश अ टेल मी माइंडसेट इन स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, इस लेक्चर मेथड से जो बच्चों में, विद्यार्थियों में एक ऐसा माइंडसेट इस्टेब्लिश हो जाता है, ऐसे माइंडसेट का निर्माण हो जाता है कि वो चीज़ों को अपने आप करके नहीं देखते। वो चाहते मतलब अगर लेक्चर मेथड का ही यूज़ होता रहता है उन बच्चों के लिए, तो उनके अंदर जो है टेल मी माइंडसेट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब कि वो खुद से कर करके नहीं सीखेगा, वो समझेगा कि वो बस केवल इसी चीज़ पर, वो दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगेगा कि वो टीचर है, वो समझा देगा मुझे, ठीक, मतलब वो बता देगा मुझे, मैं खुद से नहीं करके देखूंगा चीज़ों को। ठीक, तो ये माइंडसेट उस बच्चे के अंतर्गत जो है लेक्चर मेथड का ये डिमेरिट है, या फिर इसे दोष भी बोल सकते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन इज़ मोर ऑफ वन वे। भाई लेक्चर मेथड में तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो संप्रेषण होता है या फिर जो बातचीत होती है वो वन वे ही तो होती है। जो टीचर होता है या फिर जो लेक्चरर होता है वो एक ही, मतलब वो इसमें लेक्चर मेथड में तो केवल वन वे कम्युनिकेशन ही तो होता है। मतलब लेक्चरर ही तो लेक्चर देता है, वो बोलता है, बट जो बाकी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैसिव होते हैं, मतलब वो सुनते ही हैं केवल। ठीक, वो बोलते नहीं है। इसे कहेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है? इट ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक। इसमें क्या होता है, जो टीचर है उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि किसके लिए? असेसमेंट करने के लिए, मतलब मूल्यांकन करने के लिए, फीडबैक पाने के लिए, मतलब प्रतिपुष्टि पाने के लिए कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या वो चीज़ें बच्चों के समझ में आई हैं, या जो लर्नर्स हैं क्या वो मेरी दी गई जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो उसको समझ पाए हैं। तो ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड कराता है। मतलब इसमें जो है लिमिटेड ही अवसर हैं जिससे कि पता चल सके टीचर को कि मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक क्या बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं। ठीक, मूल्यांकन की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। द लर्नर्स कैन बी ओवरलोडेड। भाई मान कर चलिए कि 2-3 घंटे का लेसन है, मतलब वो है क्या, लेक्चर है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है ओवरलोडेड हो जाएगा। ओवर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बोर हो जाएगा। भाई अगर आप 4-5 घंटे अगर उसे लेक्चर दे रहे हैं तो तो बच्चा जो है वो बोरित होगा। तो ऐसा होना चाहिए, जो लेक्चर मेथड का जो टाइम है वो ऐसा हो, एक प्रोफिशिएंट हो, पर्याप्त होना चाहिए जितने टाइम बच्चा की बैठ सके। ठीक, उसको जो है अगर अगर वो जो लेक्चर मेथड है अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो बच्चे का जो ध्यान है एक टाइम पर उसी पर फोकस नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए, एक हमें छोटा टाइम पीरियड बनाना चाहिए लेक्चर के लिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा ओवरलोडेड ना हो। दिस इज़ अ वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज़ वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। भाई यहाँ पर बच्चों को जो है क्वेश्चंस पूछने का तो उससे उनको अलाउ ही नहीं होता है लेक्चर मेथड में। तो उनसे क्या होगा, वो खुद की ही समझ टॉपिक के बारे में अपने आप ही बना लेते हैं उनको, क्योंकि क्वेश्चंस उनके जो डाउट्स होते हैं उन पर जो है क्वेश्चंस करने का वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। तो उससे क्या होता, या तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में सेट हो जाती है अपने द्वारा बनाई हुई, क्योंकि वो वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि दिस इज़ वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब इसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में स्वतंत्र जो सोचना है बच्चों का, वो एक तरीके से, मतलब आप एक सेकंड बोल सकते हैं कि जो बच्चों का जो माइंडसेट है डाउट ना क्लियर होने की वजह से उनमें या तो गलत चीज़ें बैठ सकती हैं उस टॉपिक के बारे में या फिर अच्छी चीज़ें। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है, द समटाइम्स इट कैन बी रीज़न ऑफ बोर्डम। मतलब भाई बोर तो हो सकता है बच्चा, अगर मान के चलिए अगर तुमने पर्याप्त टाइम रखा है जिसमें कि बच्चा बोर ना हो लेक्चर में, तो वो क्या होगा, भाई बोर नहीं होगा। अगर आपने टाइम ही इतना रख दिया कि जिससे बच्चा बोर हो जाए तो वही बोर तो होगा ही होगा, इसका ये डिमेरिट है ही है। ठीक, तो चलिए ये हो गया लेक्चर मेथड हमारा, और हम बात कर लेते हैं आगे के मेथड के बारे में। आगे कौन सा मेथड है, आगे है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा है,
अगला जो मेथड है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रदर्शन विधि। ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन आर मोर effective when the students are concerned with an issue or problem and are looking for an answer। भाई जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये कब इफ़ेक्टिव होता है, जब स्टूडेंट्स अपनी किसी चिंता के बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आप वहाँ पर जो है बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्या द डेमोन्स्ट्रेशन आर, यहाँ पर लिखा गया है ना कि डेमोन्स्ट्रेशन आर मोर इफेक्टिव व्हेन द स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड विद एन इशू और प्रॉब्लम एंड आर लुकिंग फॉर एन आंसर। जब मतलब एक बच्चा किसी टॉपिक के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर चिंतित है, तो उसमें क्या है और उस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ठीक, इसे हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रदर्शन विधि। क्या कहेंगे, एक सेकंड, ये प्रदर्शन विधि। ठीक, इन सच केसेस द डेमो कैन डील डायरेक्टली विद देयर कंसर्न, मतलब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वहाँ पर जो है उस बच्चों की चिंताओं को लेकर के डायरेक्टली डील कर सकती है। ठीक, ये वाला पॉइंट। ठीक, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन डूइंग द डेमो नो द कंटेंट वेरी वेल एंड इज एबल टू आंसर क्वेश्चंस एज दे अराइज ड्यूरिंग द डेमो। ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो व्यक्ति आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उस व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जिस टॉपिक के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको डेमो करके दिखा रहा है, उस व्यक्ति का प्रोफिशिएंट ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ से लेकर के, उस प्रॉब्लम से लेकर के। ठीक, जैसे यहाँ पर कहा गया है ना कि नो द कंटेंट वेरी वेल, मतलब उस व्यक्ति को उस सामग्री के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और जो आंसर्स बच्चे द्वारा उठाए गए हैं बीच बीच में डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, और वो उन लोगों का आंसर देने के लिए, उन बच्चों का आंसर देने के लिए भी जिसमें वो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, वो उनके आंसर्स देने के लिए भी एबल होना चाहिए, मतलब उन क्वेश्चंस का जो आंसर वो आसानी से दे दे इतना उसे ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन डूइंग द डेमो नो द कंटेंट वेरी वेल, उससे कंटेंट की अच्छी समझ हो, और इज एबल टू आंसर क्वेश्चंस एज दे अराइज ड्यूरिंग द डेमो। जो डेमो के दौरान, जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के दौरान जो क्वेश्चंस उन बच्चों के द्वारा उठाए गए हैं, वो उनका भी अच्छे से आंसर दे पाए, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझने में उन्हें आसानी हो। तो क्या होगा, ये कौन सा मेथड होगा, ये होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक, रिजल्ट क्या है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किस पर फोकस करता है, ये फोकस करता है रिजल्ट पर, एंड इट फोकस ऑन प्रोसेस एंड स्टेप्स। इसमें क्या है, प्रोसेस मतलब जो प्रक्रिया है वो फॉलो होती है। ठीक, मतलब इसमें जो है रिजल्ट पर फोकस किया जाता है, परिणामों पर फोकस किया जाता है। ठीक, इसके एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लर्न वेल बाय मॉडलिंग अदर्स, मतलब ये जो मेथड है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है, ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चे दूसरों को देख करके सीखते हैं। जो बच्चे दूसरों को देख करके ज़्यादा सीखते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, प्रमोट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे जो है जब एक टीचर बच्चों को प्रदर्शन करके सिखाएगा, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके किसी चीज़ के बारे में समझाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ेगा। क्या होगा, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब उन बच्चों के लिए जो मान कर चलिए किसी टॉपिक के बारे में बच्चे जो है कन्फ्यूज्ड हैं, उन्होंने अपने टीचर से कहा, और उस टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट करके उनके टॉपिक्स को क्लियर करने का प्रयास किया। ठीक, जो बच्चों के माइंड में जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उन्होंने वहीं पर पूछ लिए, और उनसे क्या होगा, उस टीचर के द्वारा, उस डेमोन्स्ट्रेटर के द्वारा जो है उनका जो समाधान है, उनका क्वेश्चंस का, उनका जो डाउट है, उनका आंसर उसने वहीं पर कर दिया। तो क्या होगा, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब बच्चों को यहाँ पर जो है अवसर मिलते हैं कि जो कन्फ्यूज्ड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर उन बच्चों को वहाँ पर तुरंत मिल सकें। ठीक, चलिए आगे का पॉइंट क्या है, अलाउ अटेंशन to be focused on specific details rather than general theories।
अलाउज अटेंशन टू बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स रादर देन जनरल थ्योरीज। इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है, जनरल जो थ्योरीज हैं उन पर फोकस ना करके बच्चा मतलब फोकस तो करता है बट ज़्यादातर स्पेसिफिक डिटेल पर ज़्यादा फोकस करता है बच्चा। क्या है, मतलब ज़्यादा जो ध्यान है बच्चे का वो स्पेसिफिक डिटेल पर जाता है, जनरल जनरल थ्योरीज पर इतना नहीं जाता जितना कि स्पेसिफिक डिटेल्स पर जाता है बच्चे का। ठीक, फोकस तो वो करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। भाई अगर मानकर चलिए किसी चीज़ के बारे में अगर बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं भाई, जिसमें कि बच्चा देखते हुए चीज़ों को देख रहा है कि भाई हाँ इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चों का जो स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी, जो उसको स्पेशल चीज़ें लगेंगी, उन पर उसका ज़्यादा ध्यान होगा जो बाकी के जो जनरल एमिटीज़ के अलावा। ठीक, तो चलिए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या हानि है। एक सेकेंड, डिसएडवांटेजेस ये नॉट वैल्यूएबल फॉर पीपल हु डू नॉट लर्न बेस्ट बाई ऑब्जर्विंग अदर्स। मतलब उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी नहीं है जो दूसरों को देख करके सीखते हैं। ठीक, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। मतलब मानकर भाई बच्चों का जो लर्निंग रेट होता है, जो सीखने की जो दर होती है, वो हर बच्चे की, हर विद्यार्थी की अलग अलग होती है। तो डिफरेंट लर्निंग रेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी, मतलब अच्छी नहीं होगी। ठीक, भाई अगर समान लर्निंग रेट वाले बच्चे हैं तो वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे, बट अगर अलग अलग लर्निंग रेट वाले अगर बच्चे हैं तो उससे क्या होगा, जो टॉपिक है उनको समझने में आसानी नहीं होगी। वहाँ पर ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो वहाँ पर अच्छा साबित नहीं होगा। ठीक, बात कर लेते हैं आगे का जो पॉइंट है, रिक्वायर्स द डेमोन्स्ट्रेटर टू हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज इफ़ हाईली टेक्निकल टास्क आर इन्वॉल्व। भाई अगर हाईली टास्क अगर टीचर को दिए जाते हैं तो वो टीचर उन टास्क में इतना प्रोफिशिएंट हो, इतना एक एक्सपर्ट हो बंदा, जितना मतलब जिससे कि बच्चों को वो आसान में, इजी लैंग्वेज में उस टॉपिक को, उस टास्क को पूरा करके वो दिखा सके। ठीक, तो यहाँ पर जो है मतलब एक हाईली एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब बच्चा जो व्यक्ति है, जो टीचर है, जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक, एक परफेक्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं तीसरे मेथड के बारे में। अब आ गया हमारा कौन सा मेथड, तीसरा मेथड, जिसे हम ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। अ ट्यूटोरियल मेथड इज़ मोस्ट यूजफुल या फिर हेल्पफुल व्हेन अ सिंगल स्टूडेंट नीड्स स्पेसिफिक हेल्प। ये जो ट्यूटोरियल मेथड होता है ये कब यूज़ किया जाता है, जब किसी एक स्पेशल बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है। ठीक, इट इज़ 1-to-1 टीचिंग मेथड। मतलब ये क्या है, 1-to-1 टीचिंग मेथड है। कैसा है भाई, एक इसमें टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, और वो टीचर जिस बच्चे को स्पेशल नीड है किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या है, बच्चा उस बच्चे को जो टीचर होगा अकेले उस बच्चे को उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ठीक, यहाँ पर टीच करेगा। तो ये क्या हो गया, ट्यूटोरियल मेथड होगा। इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इसमें जो है बच्चे की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, जो विशेष समस्याएं हैं, उनके बारे में ही यहाँ पर मतलब उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का ही हल करता है टीचर, जिनमें वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा, द टीचर बिकम्स अ फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट एंड असिस्ट इन हेल्पिंग द लर्नर टू डील विद हिज और हर कंसर्न्स। मतलब इसमें क्या है, टीचर एक सलाहकार का काम करता है। क्या करता है, एक कंसल्टेंट होता है जिसमें मतलब जिसमें बच्चे को वो एक तरीके से हेल्प करता है कि जिससे कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी कंसर्न है, जो चिंता है उसकी, वो दूर की जा सके। ठीक, एज ए कंसल्टेंट उसको हेल्प प्रोवाइड कराता है टीचर। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लर्निंग कैन बी प्रमोटेड। इसमें जो है भाई, जब अकेला बच्चा ही एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर लर्निंग, जो सीखना है वो प्रमोट तो होगा ही, उसकी लर्निंग जो है वो बढ़ेगी। एनकरेज स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो है बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से भी सॉल्व कर सकें। हालांकि बीच बीच में वो असिस्ट भी करता है टीचर यहाँ पर ट्यूटोरियल मेथड में, बट एनकरेज किया जाता है कि बच्चों को वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ठीक, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। बच्चे का जो बच्चे में जो है एक तरीके से पॉजिटिविटी आएगी जब बच्चे को टॉपिक को लेकर के समझा दिया जाएगा।
एक टीचर के द्वारा ट्यूटोरियल मेथड में। ठीक, प्रमोट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस, इससे क्या होगा, सोशल और जो इंटेलेक्चुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके सामाजिक और जो बौद्धिक अनुभव हैं वो भी बढ़ेंगे। डेवलप ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, इससे क्या होगा, ट्यूटोरियल मेथड से क्या होगा, बच्चे में जो डेवलप होगी किस तरीके से ओरल की प्रेजेंटेशन, मतलब ओरल प्रेजेंटेशन मौखिक प्रस्तुतिकरण जो कौशल है उसका वो भी डेवलप होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द डिसएडवांटेज इज़ लेबर इंटेंसिव, मतलब इसमें जो है भाई एक बच्चे के लिए अगर हम हर बच्चे के लिए एक एक टीचर देने लगे तो इसमें क्या होगा भाई, यही तो है कि कठिन परिश्रम लगेगा, ये लेबर इंटेंसिव है। भाई ज़्यादा टीचर्स की हम यूज़ करेंगे, जब एक एक बच्चे को एक एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो इसमें अधिक परिश्रम लगेगा और अधिक समय लगेगा, और ये क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा महंगी भी होगी। ये जो मेथड होगी ये काफ़ी महंगी भी होगी। नीड हार्ड वर्क एंड टाइम, इसमें क्या है, ज़्यादा समय भी लगता है और इसमें ज़्यादा कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है टीचर को। ठीक, तो यही इसकी डिसएडवांटेजेस होगी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। इसमें जो है हमने 3 मेथड्स को कवर किया है, लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल मेथड, जो किसके अंतर्गत आते हैं, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ के अंतर्गत आते हैं। और हम बात करें आगे की, तो आगे हम करेंगे किसको, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग, मतलब जिसमें बच्चा सेंटर्ड में है। क्या है, बच्चे को यहाँ पर जो है बच्चे को एज ए एक्टिव लर्नर बना करके यहाँ पर चीज़ों को समझाया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो इसको हम कल करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।